जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब जज से लड़ पड़े। आजम खान साहब के ऊपर जरा थी और वहां पे एक ऐसा खौफनाक मंजर पेश हुआ कि फौरी तौर पे कार्रवाई रुक गई। ये वहां पे क्या हुआ, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और कराची के हालात तेजी से खराब होते चले जा रहे हैं। वहां पे एमक्यूएम के कारकुन को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद शहर के अंदर खौफ फैल गया और अगर ये एक्टिविटी ना रुकी तो शायद आने वाले दिनों में एक सॉफ्ट किस्म की इमरजेंसी नाफज करनी पड़ जाए। कराची में क्या हुआ ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सहाफ़ी पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहां पे क्या कहा, क्या ऑर्डर पास किया, ये पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। और असद तूर साहब जो मशहूर यूट्यूबर और जर्नलिस्ट हैं, उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक तकरार हुई जो पूरे पाकिस्तान ने देखी, उसकी बैकग्राउंड क्या है ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि एफआईए ने 2 दिन पहले 47 सियासतदान, सहाफ़ी और यूट्यूबर्स को एक नोटिस जारी किया था और सबसे पूछा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ कोई आपने रिमार्क्स क्यों दिए थे। और उसके बाद 36 सहाफ़ी जिनको ये नोटिस जारी किए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रब्ता किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज के दिन एक लाइव समाअत रख ली जिसमें 3 रुकनी बेंच था, जिसके सामने इन सहाफ़ियों ने पेश होना था और सहाफ़ी वहाँ पे पेश हुए। और वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि किसी सहाफ़ी को हरासा करने की हम इजाज़त नहीं देंगे, सहाफ़ियों के खिलाफ पर्चे दर्ज नहीं होंगे, सहाफ़ियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा कि आप एफिडेविट दें कि आप किसी सहाफ़ी को तंग नहीं करेंगे और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको एफिडेविट दे देते हैं। उसके बाद फिर एक रिमार्क्स भी दिए कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो नोटिस हैं वो सारे वापस ले लिए जाएं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया तो उसमें सहाफ़ियों के खिलाफ जो एफआईए के नोटिस थे उनको वापस लेने का कोई आर्डर नहीं था। जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि 47 लोग हैं जिनको एफआईए ने नोटिस जारी किए हैं, जिसमें सियासतदान भी है, यूट्यूबर्स भी हैं और 36 इसके अंदर सहाफ़ी हैं। ये नोटिस अभी तक स्टैंड करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन नोटिस को कालअदम करार नहीं दिया। लिहाजा इन सहाफ़ियों को एफआईए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे पेश हों और अपना जवाब जमा करवाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि ये अगर वहाँ पे आते हैं तो इनको आप हरासा नहीं करेंगे और इनमें से अगर किसी ने तनकीद किया तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, ना ही उसे गिरफ्तार होना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई तौहीन का इशू है या किसी ने कोई इश्ताल फैलाया है या किसी ने मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाया है तो आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो आज की कार्रवाई थी उससे सहाफ़ी बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं। सबका ये कहना है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया था, अगर उन्होंने सो मोटो लिया तो फिर उन्हें चाहिए था कि कोई ना कोई इसका फैसला कर देते। लेकिन बहरहाल अब कल भी हेयरिंग होगी और उसमें जाके फैसला होगा, लेकिन सरे-दस्त कोई फैसला नहीं हो सका। इस सारी कार्रवाई जो एफआईए की तरफ से थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो समाअत हुई, इसका नतीजा क्या निकला और बेसिकली इसका मकसद क्या था, ये भी हम आपको थोड़ा आगे चल के आपको बताएंगे। यहाँ एक और इशू डेवलप हुआ, वो असद तूर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान कुछ हार्श अल्फाज का तबादला था और ऐसे लगता था जैसे दोनों के दरमियान कोई लड़ाई चल रही है, लेकिन ज़ाहिर लड़ाई तो नहीं थी। ये असद तूर साहब ने कहा कि जो मैंने पहले दरख्वास्त दी थी वो मुझसे ज़बरदस्ती लिखवा ली गई थी और मैं ट्रैप हो गया और उसके बाद मैं उस दरख्वास्त को वापस लेता हूँ, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। अलबत्ता जो मेरे इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि आपको ये इजाज़त दी जा सकती कि आप टहलते हुए आएँ और आके कहें जी मेरी दरख्वास्त वापस कर दें। इस तरह नहीं हो सकता। अगर आप ये कहते हैं कि दरख्वास्त झूठी थी तो फिर तो आपको वापस मिल सकती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर स्टैंड करते हैं तो फिर कार्रवाई पूरी हो गई। अब ये दरख्वास्त क्या है? ये दरख्वास्त बेसिकली 5 जर्नलिस्टों ने 2021 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त दी थी। उसमें असद तूर साहब शामिल थे, मतीउल्लाह जान साहब शामिल थे, आमर मीर साहब शामिल थे जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, फिर अबसार आलम साहब इसके अंदर शामिल थे, फिर इमरान शफकत साहब शामिल थे और कुछ अरशद शरीफ साहब का इशू भी आज उठाया मतीउल्लाह जान साहब ने। लेकिन बहरहाल ये 5 जर्नलिस्ट थे और गालबन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं या मेरी याददाश्त काम कर रही है, ये दरख्वास्त अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब लेके गए थे उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उस वक्त एक बेंच को लीड कर रहे थे और उस वक्त जस्टिस गुलजार साहब का दौर था, वो चीफ जस्टिस थे लेकिन वो छुट्टियों पे गए हुए थे और उनकी जगह जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस थे।
और उस वक्त आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक सोमोटो ले लिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये रिमार्क्स आए थे कि आप चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर सोमोटो नहीं ले सकते। तो उस वक्त ये दरख्वास्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास आई थी और फिर पुलिस से ये कहा गया था कि ये जो सहाफ़ियों के एतराज़ात हैं इनके बारे में रिपोर्ट बना के पेश की जाए। सहाफ़ियों का ये इल्ज़ाम था कि हमें FIA तंग कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से सहाफ़ियों को रगड़ा लगाया जा रहा है और इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो उसके बाद फिर पुलिस की तरफ ये इशू भिजवाया गया था, लेकिन उस इशू का आज तक कोई हल नहीं निकल सका, ना ही उसका कोई जवाब पुलिस की तरफ से आया। तो उसके बाद जब ये 47 लोगों का केस निपट गया तो उसके बाद फिर इन 5 लोगों का इशू बना और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर इनसे पूछा कि आप बताएं कि अब तक पुलिस ने कोई रिपोर्ट जमा करवाई है या इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई। तो उसमें असद तूर साहब का ये कहना था कि वो जो दरख्वास्त आपके चैम्बर में जमा करवाई गई थी, मैं उसमें ट्रैप हुआ था, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता और जो मेरे इल्ज़ामात हैं अलबत्ता वो दुरुस्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब सवाल ये था कि वो दरख्वास्त है जिसके ऊपर असद तूर साहब के दस्तखत थे, असद तूर साहब उसे वापस क्यों लेना चाहते? तो जहाँ तक मेरी मालूमात है या मेरी याददाश्त काम कर रही है, गालबन ये सहाफ़ियों की आपस की लड़ाई है। ये अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और असद तूर साहब के दरमियान शायद कोई इख्तलाफ है जिसकी वजह से ये सारा इशू पैदा हुआ और उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने तमाशा देखा। तो पहली बात तो ये है कि सहाफ़ियों को आपस में कम अज़ कम इत्तेहाद रखना चाहिए। अगर आप इस तरह एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और वो भी हाईएस्ट फोरम के ऊपर लड़ेंगे तो फिर आपकी जो रिट है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, फिर आपका जो स्टांस है वो भी कमज़ोर होगा, फिर आप किसी जगह स्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो एक तो अगर ये दरमियान में कोई इख्तलाफात हैं तो उसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई मैं मसलसल देख रहा हूँ उसके अंदर एक नई जहद जो आई है वो ये है कि हर केस ही अब क्योंकि पब्लिक कर दिया जाता है और पूरा पाकिस्तान उससे देखता है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके वकार को भी ठेस पहुँच रही है और साथ साथ जो वकला है उनका जो तैयारी है वो भी सामने आ रही है। और जो सहाफ़ी जिनको आज पूरे पाकिस्तान ने देखा उनको ज़ाहिर डिफरेंट एंगल से आज से पहले लोग देख रहे थे, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और वहाँ पे जो उनकी सूरत हाल थी, जो उनके जवाब थे, जो उनके जवाब थे, उसने भी बहुत सारी चीज़ें खोल के रख दी। तो मेरा मशवरा यही है और दरख्वास्त भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसी तरह काम करना चाहिए जिस तरह वो पहले काम कर रही थी। एक आध केस के मामले में तो ठीक है, आप एक लाइव हेयरिंग करें ताकि पूरा पाकिस्तान उसको देखे, लेकिन अगर हर केस ही इस तरह चलना शुरू हो गया तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकार को बहाल रह सकेगा या वकला जो उनकी इज्जत कायम रह सकेगी, या फिर जो लोग केस लेके पटिशनर जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं उनकी इज्जत इसमें महफूज रहेगी। तो इसके बारे में भी कोई फैसला करना चाहिए। बहरहाल कल दोबारा हेयरिंग होगी और उसके अंदर हो सकता है कोई कंक्लूजन निकल आए, लेकिन आज तो सहाफ़ियों का यही ख्याल था कि ये जो पूरी मशक की गई है FIA की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इसका मकसद सिर्फ यही था कि सहाफ़ियों को डरा दिया जाए या यूट्यूबर को डरा दिया जाए कि वो मोहतात हो जाएं। इस किस्म की अगर कोई कार्रवाई वो करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस डरावे के बाद, इस नोटिस के बाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइव हेयरिंग के बाद सहाफ़ी बहुत मोहतात हो गए हैं। अब कोई हर आदमी तनकीद नहीं कर सकेगा और अगर किसी ने तनकीद करनी होगी तो उसे पहले अपनी कमर जो है उसका जायज़ा लेना होगा, क्योंकि अगर तो उसकी कमर मजबूत है तो फिर तो वह कर सकता है। लेकिन अगर उसने रोज़ाना दफ्तर भी जाना है और रोज़ के काम भी करने हैं और साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पहुंचना है और FIA का जो नोटिस है उसको भी उसने हैंडल करना है, फिर वहाँ पर उसने ज़मानत भी करवानी है, तो फिर उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ डराना था और ये समझाना था कि अब चीज़ें इस तरह अनअटेंडेड नहीं रहेंगी, आपको अंडरस्टैंड हालात को करना पड़ेगा। तो उसका पहला फ़ायदा तो ये होगा कि सहाफ़ी और यूट्यूबर मोहतात हो गए, अब कोई अंधाधुंध किस्म की गुफ्तगू लोग नहीं करते। तो पहला जो फ़ायदा इस सारी कार्रवाई का होना था वो हो गया। अब आगे चल के देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। कराची के अंदर एक कल रात एक सीन क्रिएट हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान एक तसादम हुआ, उसमें गोलियां चलनी शुरू हो गई, 2 गाड़ियां उनको आग लगा दी गई, फिर वहां पे फायर ब्रिगेड भी आया, उसने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। MKM का UC 48 का एक इंचार्ज फराज साहब थे, वो इस सारी जंग में मारे गए। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने डॉक्टर आसम साहब को इसका जिम्मेदार करार दिया और उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी जानबूझ के हालात को ख़राब करना चाहती है ताकि कराची के अंदर इलेक्शंस ना हो सके। इसके बाद खासी सूरत हाल ख़राब है, जलसों के अंदर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और MKM के जो अपने वर्कर्स हैं उन सब ने बंदोबस्त कर लिया, तैयारी कर ली है। और अब इन सब का ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा कोई दोबारा कदम उठाया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कराची के हालात सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि MKM दोबारा एक्टिव हो रही है और अगर वो एक्टिव हो गई
तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि अगर इस टाइप के कोई 1-2 इंसिडेंट्स और हो गए तो फिर शायद कराची के अंदर एक पार्शल एमरजेंसी नाफज करनी पड़ जाए। जिन जिन हलकों के अंदर सेंसिटिविटी होगी शायद उनके इलेक्शंस भी कलअदम हो जाएं या मुलतवी हो जाएं, और ये भी इम्कान है कि वहाँ पे फौज बुला ली जाए। तो अब इसकी तैयारी जारी है। अगर हालात कंट्रोल नहीं होते तो फिर कराची के अंदर शायद पहला कराची एक शहर होगा जिसके अंदर इस इलेक्शन के अंदर अफवाज पाकिस्तान को दावत दी जाए और एमरजेंसी नाफज करके वहाँ पे इलेक्शन करवाया जाए। तो ये एक अलार्मिंग सी सूरत हाल है जो ज़ाहिर कराची के लोगों को, जिससे मैं मुतला करना चाह रहा हूँ। आज आज़म खान साहब की जरा थी साइफर केस में, और आपको याद होगा कि आज़म खान साहब ने अपना बयान जमा करवा दिया था, और जब उन्होंने बयान जमा करवाया था तो उसके बाद वो इमरान खान साहब से वहाँ मिले भी थे और इमरान खान साहब ने उनको थपकी भी दी थी, क्योंकि आज़म खान साहब का जो बयान था उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको जवाज बनाया जा सकता, जिसको चैलेंज किया जा सकता था। मसलन उन्होंने ये कहा कि जो मैंने 161 का बयान दिया था उस पर मैंने हलफ नहीं दिया था। तो ये एक सवाल था कि हलफ क्यों नहीं दिया था, तो इसके ऊपर जरा होनी थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो साइफर आया था वो मेरी मौजूदगी में वापस नहीं गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे इसके बारे में नहीं पता। और ये भी उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब शायद इस सारी पिक्चर में नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे फ्लास छोड़े थे उस बयान में जिसके ऊपर जरा होनी थी। आज जब जरा स्टार्ट हुई तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पे शोर करना शुरू कर दिया। वो इतने ज़्यादा जज्बाती हो गए थे कि ऐसा लगता था कि वो शायद जज साहब के साथ बाकायदा हाथापाई हो जाएंगे, जिस पे वहाँ पे सन्नाटा सा हो गया अदालत में, क्योंकि किसी को ये तवक्को नहीं थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब इतने जज्बाती हो जाएंगे। सबका ख्याल था कि जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं था। तो फिर जज साहब ने अदालत थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दी और उसके बाद दोबारा आए और फिर मामलात को वहीं से डील करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब ने क्या किया, आज़म खान साहब के किस बयान पे और जो वकील सफाई थे उनके किस सवाल के ऊपर ये सारी सूरत पैदा हुई, इस पर पूरी डिटेल के साथ हम आज रात एक वीलॉग करेंगे और जो कल सुबह आपको मिलेगा, और उसमें फिर सारी चीज़ें खुल के सामने आएगी कि वहाँ पे किसने क्या किया। लेकिन बहरहाल आज अडयाला जेल के अंदर ठीक ठाक लड़ाई होगी, जिसकी वजह से मुकदमा थोड़ी देर के लिए मुलतवी करना पड़ा और उसके बाद वकला के साथ मिलकर जज साहब को हालात कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ी। और इसके साथ साथ कल जब 3 तलवार के ऊपर पुलिस और पीटीआई के दरमियान एक तसादम हुआ था जिसमें SHO शदीद ज़ख्मी हुए थे, बल्कि 7 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे, उस मामले पे FIR हो चुकी है और उसमें पीटीआई के 131 लोगों को नामजद कर दिया गया है, जिनमें सूबाई क़यादत भी शामिल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के जो लोग हैं उनके ऊपर एक नया केस बन चुका है जिसमें 131 लोग जो हैं वो नामजद हो गए और अब इन 131 मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी का अमल जारी है। तो मेरा ख्याल इलेक्शन से पहले पहले ये लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे और इनके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं।